सारी असाजा खुद अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में क्यों डालते हैं जहाँ पे टीचर 3,000 तनख्वाह में पढ़ा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही है। बड़ा ये इस सवाल का मुझे इंतज़ार था कि ये आएगा। पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब, सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए डिप्टी कमिश्नर से सही कि उसका अपना बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। सही अगर डिप्टी कमिश्नर का बच्चा पढ़ेगा ना गवर्नमेंट स्कूल में, जी, तो मैं दावे से कहता हूँ किसी उस्ताद का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। मैं शायद साहब आपकी बात काटता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर पे आपने देखें उनका एक ग्रेड है, वो खुद टीचर नहीं है। अगर सरकारी असातिज़ा को अपनी तलीम पे फ़ख्र है, उनको एतमाद है, सरकारी स्कूल की तलीम पे एतमाद है, तो उनको अपने स्कूल में ही बच्चे पढ़ाने चाहिए ताकि उनके बच्चे लोगों के लिए रोल मॉडल आएँ, ताकि लोग सरकारी स्कूल्स में आएँ। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। मैं वो मेरी बात मुकम्मल ही ना हुई थी। जी डिप्टी कमिश्नर अगर पढ़ाए ना अपना बच्चा, ब्यूरोक्रेसी अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाए, जी तो इनकी मॉनिटरिंग बेहतर हो जाए, उनको पता हो यहाँ क्या हो रहा है, उनको अपने बच्चों की फ़िक्र हो। जी जब वो अपने बच्चों की फ़िक्र करेंगे तो दूसरों की फ़िक्र खुद ब खुद हो जाएगी। नंबर एक। दूसरा, मैं ये नहीं कहता कि हम पढ़ाते नहीं हैं असातिज़ा, मैं सभी साझा की बात नहीं, मैं ये नहीं, हर चीज़ में कुछ हिस्सा होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सब असातिज़ा जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ाते, लेकिन मेरे स्कूल में जो है सारे असातिज़ा के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। राना मुस्तफ़ा साहब थे प्रिंसिपल, उनके बेटे ने FSC वहीं से की। सही है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता रहा और FSC पंजारी से की। अब्दुल खालिक साहब थे, उनके बच्चों ने वहीं से मैट्रिक किया, वहीं से FA किया, और बहुत सी मिसालें। खुद मेरे अपनी 4 बेटियां, मेरी अपनी 4 बेटियां सारी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी सही। और डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन थी बेटियों की माशाल्लाह। एक ने 1100 में से 1080 नंबर लिए हैं, वो बंजारी हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी है। एक ने 1074 नंबर लिए हैं 1100 में से, वो वहीं पढ़ी है। एक ने 1162 नंबर लिए हैं पिछले साल, वो वहीं बंजारी स्कूल से, गर्ल्स स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी है। और मेरी अपनी भांजियाँ 2 किंग एडवर्ड से उन्होंने MBBS किया है। दोनों ने, एक ने बोर्ड टॉप किया था, वो दोनों गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के आई हैं। मेरे अपने 2 भांजे FSC कर गए हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं। अच्छा, ये आपकी बात ये है, इसमें कोई शक नहीं। मैं वो आपकी बात में तस्लीम करता हूँ कि बहुत सारे असातिज़ा अपने बच्चे वहाँ भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजे हुए हैं, अब भी हैं। लेकिन अब आप किसी को ये कह के तो नहीं रोक सकते कि आप बच्चे को जो है वो गवर्नमेंट स्कूल, आप गवर्नमेंट स्कूल में, तो बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालें। ये उनको चाहिए कि वो अपने गले पे खुद छुरी ना फेरें। ये इसमें उनका अपना कसूर है। अगर वो अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते तो कोई दूसरा अपने बच्चे उनके पास कैसे पढ़ाएगा? इस चीज़ से मुझे इख्तिलाफ है। अच्छा शायद साहब, ये एक बात ये भी तो है कि जो हाई हिस्सा है स्कूल्स का, वहाँ पे तलीम का निज़ाम भी बहुत बेहतर है, और लोग मैट्रिक हमेशा 8वीं तक, मिडिल हिस्से तक बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के, अक्सरियत में देखता हूँ लोगों को मैट्रिक गवर्नमेंट स्कूल से ही कराते हैं। अगर यही सूरत हाल मिडिल प्राइमरी में हो जाए तो लोगों का एतमाद नहीं बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, आपकी ये बात 100% दुरुस्त है। और मैं जहाँ बैठता हूँ, जहाँ एजुकेशन की बात होती है, मैं ये कहता हूँ कि आप अपना प्राइमरी पोर्शन दुरुस्त कर लें जी। अगर आप अपना प्राइमरी पोर्शन दुरुस्त कर लेंगे ना, तो ऊपर सारा सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जो बच्चा हमारे पास मिडिल करके आता है ना प्राइवेट स्कूल से, उसको भी अलफ बे लिखनी नहीं आती सर। मैं ये मसला असल ये नहीं है। मैं देखें, अब चूंकि वो तस्करा हो गया, इस बात पे गुफ्तगू शुरू होगी, तो मैं असल जड़ जो है वो ये है कि हमारे पास न गवर्नमेंट सेक्टर में न प्राइवेट सेक्टर में प्राइमरी को पढ़ाने वाले असातिज़ा नहीं है, और उन्होंने 2000 पे टीचर रखे हुए। हाँ जी, नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो प्राइमरी का शोबा है दुनिया में सबसे मुश्किल शोबा है तालीम का। बिल्कुल ऐसे बेस वही है, बेस है। वहाँ बच्चा छोटा है, उसकी ज़हन साजी करनी है, उसकी तरबियत करनी है, उसको बुनियादी चीज़ें सिखानी है। मैं कहता होता हूँ कि जिस उस्ताद ने प्राइमरी में किसी बच्चे को अलफ बे और जुमला लिखना पढ़ना सिखा दिया और जमा ज़रब
जमा तफरीक ज़रब और तकसीम ये 4 चीज़ें सिखा दी, उसका मुझ पे एहसान है। वो बच्चा जहाँ किसी अच्छे उस्ताद को मिलेगा वो उसको उठा लेगा। बिल्कुल ऐसे। हमें कोई पीएचडी नहीं करवाई गई थी प्राइमरी में, हमें ये बुनियादी स्किल्स ही सिखाई गई थी। तख्ती थी, स्लेट थी, ये बातें सिखाई जाती थी। आज भी आप ये बातें सिखा दें तो बच्चा चल पड़ेगा। मसला ये है कि हमारे पास प्राइमरी के असातिज़ा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों में प्राइमरी की इतनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। 83,000 शॉर्टफॉल था पिछले साल प्राइमरी असातिज़ा का, आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन अच्छा, फिर जो आपका प्राइवेट सेक्टर है माजरत के साथ, उसके पास भी प्राइमरी को पढ़ाने वाले असातिज़ा नहीं है। तारक अजीज की एक बात मैं दोहराऊंगा, वो कहता होता था कि अगर मेरा बस चले तो मैं प्राइमरी उस्ताद को वो प्रोटोकॉल दूं जो वज़ीर आज़म को दिया जाता है। अब तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आपने तालीम को बेहतर करना है तो आप अपने प्राइमरी तालीम के असातिज़ा को तरबियत दें, उनको सहूलतें दें, उनको तनख्वाह अच्छी दें। प्राइमरी के उस्ताद की तनख्वाह सबसे अच्छी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और उसको सहूलतें सबसे ज़्यादा मिलें। वो तकदीर बदल देंगे आपकी। शायद साहब ये पुराने टीचर्स कुछ हैं, मेरे ख्याल में वो मैट्रिक, मैं उनका ये नहीं, मुझे किसी से ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैट्रिक वाले टीचर क्या प्राइमरी बेस बना सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अब उनको गवर्नमेंट को एक अच्छे नहीं फंड्स अच्छी मतलब दे के सहूलत उनको खुदाफिज कहना चाहिए और नए आजकल के क्वालिफाइड उस्ताद रखने चाहिए। मैं ये आपकी बात दुरुस्त है, वो पुराने उस्ताद नए सिलेबस को नहीं पढ़ा सकते। मैं यही कह रहा हूँ कि उनको तरबियत दें। दूसरा ये है कि आप पुराने उस्ताद रह कितने गए हैं? अब तो जो रह गए हैं वो भी तो नहीं छोड़ रहे। अब वो मोस्टली जो नए एजुकेटर्स आए हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। मसला मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि मसला तालीम उतना नहीं है जी, मसला तरबियत है। तरबियत है। अच्छा, मौजूदा निसाब जो है तलबा की अमली ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है? कदर नहीं बेहतर बना रहा। ये डफर निसाब है, ये क्लर्क पैदा कर रहा है। सही। ये इंसान कोई नहीं बना रहा, ये गुलाम पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया आज के तलबा के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है या इनको मुश्किलात पैदा कर रहा है, बिगाड़ रहा है। वो तालीम का हर्ज हो रहा है इससे। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ कि तालिब इल्म को सोशल मीडिया से वाबस्ता नहीं होना चाहिए। गो इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन मसला ये है कि पॉजिटिव चीज़ों का इस्तेमाल बच्चे को पता नहीं है कैसे करना है, और नेगेटिव चीज़ें जो हैं उसके सर पे सवार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका नुकसान हो रहा है। स्कूल्स की चलो हालत तो आपने बता दी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के हिसाब से मियाँ चन्नू में आप क्या देख रहे हैं? कॉलेजेस है, अब यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस का राज है। सही। सुपीरियर है, एस्पायर है, पंजाब कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस ने उसको पंजा गाड़ा हुआ है। सही। अब हम प्राइवेट वाले उसको तजारत वो तजारत देखें शायद साहब, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे सरकारी कॉलेज बनाए तो हम किसी के प्राइवेट कॉलेज से एतराज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट के यहाँ पे कोई अमली इक़दाम नहीं करेगी, कोई कॉलेज जस्ट गवर्नमेंट की तो सुन लें जी। मैं अब आपने छेड़ ही दी है तो मैं बता देता हूँ। हमारे पास है 17 सीटें जी, हर सब्जेक्ट का एक बंदा है जी, उसमें हम 3 लोग हैं, 14 खाली हैं। सही है। 17 टोटल है, 3 लोग हैं। 17 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने चाहिए जी, इंग्लिश का, उर्दू का, मैथ का, साइंस का, रियाजी का, केमिस्ट्री का, ये सारे होने चाहिए। हम 3 लोग हैं जो 17 सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। 3 लोग हैं, एक मैं हूँ पॉलिटिकल साइंस का, एक इसरार हुसैन साहब हैं एजुकेशन के, एक नवीद अरशद साहब हैं केमिस्ट्री के, बाकी सारी सीटें खाली हैं। अब मुझे ये बताएं, 17 की जगह 3 बंदे हैं, कोई समझदार बंदा वहाँ भेजेगा बच्चे को? नहीं भेजेगा। हम खींच खूंच के ले आएंगे या वो आएगा जो कहीं और नहीं जा सकता? वो आ जाएगा ना, वो अच्छा चलो जी मैं गुजारा कर लेना। जब आप टीचर्स ही नहीं देंगे, जब आप सहूलतें ही नहीं देंगे तो सरकारी स्कूल फिर क्या करेगा? आप 17 बंदों का काम, मैं मिसाल के तौर पर मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, मैं केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा सकता, मैं मैथ तो नहीं पढ़ा सकता, मैं फिजिक्स तो नहीं पढ़ा सकता, मैं बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा सकता, मैं अंग्रेज़ी तो नहीं पढ़ा सकता, चले मैं उर्दू पढ़ा लूँगा। वो मैंने उर्दू में एमए कर रखा है, मैंने एजुकेशन में एमए कर रखा है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रखा है, तो ये तो मैं पढ़ा लूँगा 2-3 सब्जेक्ट, बाकी कौन पढ़ाएगा? फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे? और कुछ सीटें ऐसी हैं
मैथ की सीट है 15 साल से खाली है, ठीक है। इंग्लिश की सीट है 10 साल से खाली है, उर्दू की सीट में एक दफ़ा बाबर फारूक साहब हैं, वो साल के लिए आए, 20-25 साल हो गए बंदा नहीं आया। तो वो हालत, इसका जिम्मेदार कौन है? अल्टीमेटली गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना, वो बंदे दे दे, ये चल पड़ेगा सिस्टम। अच्छा शाहिद साहब ये बाकी रही बात यूनिवर्सिटी की, जी जी, तो सच पूछें ये ना मैं वो तो नहीं कहना चाहता कि ये सियासी स्टंट है। यूनिवर्सिटी आपने करनी क्या है? यूनिवर्सिटी से आप क्या निकालना चाह रहे हैं? जो पहले यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने क्या कर लिया, या जो यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल है। इतने लोग हैं मेरे अपने घर में, इतने लोग यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लेके आए हुए हैं। मेरी अपनी बेटी एक यूईटी में पढ़ती है, मुस्तकबिल क्या है उनका? क्या देंगे आप उनके पास? आपके पास क्या है उनको देने के लिए? आप तो पहले वालों को निकाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी अगर आपने खाली रखनी है, अब तो ये सूरत हाल है कि ज़करिया यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में, वहाँ दाखिले नहीं हो रहे, वहाँ सीटें खाली हैं, तालिब इल्म पूरे नहीं हो रहे। जब आपका मुस्तकबिल नहीं है तो आप देखें ना, यूनिवर्सिटी जाना कोई आसान काम तो नहीं है। फीसेज हैं, अब यूनिवर्सिटियाँ बड़ी फीसेज लेती हैं, 1.5-2 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस है, 2-3 लाख रुपए पर सेमेस्टर बच्चे का खर्चा है, उसने हॉस्टल रहना है, उसने ट्रांसपोर्ट लेनी है, उसने बाकी चीज़ें पूरी करनी है। 5-6 लाख रुपए एक सेमेस्टर का खर्चा है, 8 सेमेस्टर का खर्चा आप लगा रहे हैं 40-50 लाख। 40-50 लाख लगा के बच्चा डिग्री लेके आएगा, आगे आप उसका मुस्तकबिल क्या है? आप कहें या 20,000 रुपये नौकरी कर लो, वो जाएगा यूनिवर्सिटी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि मियाँ चन्नू का मसला यूनिवर्सिटी नहीं है। सही, यूनिवर्सिटी मसला नहीं है, इदारे मसला नहीं है, इदारे मौजूद हैं, इदारों को चला दें आप, उनको वसाइल दे दें, वहाँ टीचर्स दे दें। आपने कॉमर्स कॉलेज ख़त्म कर दिया और आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी बनानी। वो असल में कॉमर्स कॉलेज से मियाँ चन्नू मैंने कहा था, वो पंजाब गवर्नमेंट की कोई अपनी पॉलिसी। मैं ये नहीं कह रहा, ये ओवरऑल मैं कोई जी देखें, मैं मियाँ चन्नू की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरे पंजाब की ही बात कर रहा हूँ। क्या आप कॉलेजेस ख़त्म कर रहे हैं और चाह रहे हैं यूनिवर्सिटियाँ बना दें? ये क्या इसके पीछे सेंस है, या इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है? मैं बड़ी मादत के साथ कहता हूँ कि वो बड़ी मिसाल है कि बंदर के हाथ माचिस लगी हुई है, वो हर चीज़ को आग लगा के जाएगा। अच्छा शायद साहब, आपका घराने का तल्लक किसान से भी है, किसानों के मसाइल के बारे में मुख्तर थोड़े हाँ, आपका टाइम बड़ा कम है, मुझे तो एहसास हो गया कि वक्त आपका कम रह गया। किसान जो है वो पिसरा बेचारा, किसान के लिए इस मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं है, किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसान के बुनियादी मसाइल हैं कि उसकी इनपुट्स बहुत महंगी हो गई हैं, मुदाखल, ज़रई मुदाखल जिन्हें आप कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। उसकी हो नहीं रही, आउटपुट कम हो गई है, उसकी फसल नहीं बिक रही, रेट नहीं मिल रहे उसको इनकम नहीं हो रही, वो अपने जानवर बेच रहा है, वो अपनी ज़मीन बेच रहा है, वो अपना जेवर बेच रहा है, ये उसकी हालत हो गई है। अच्छा, ये तो सबको नज़र आ रहा है। जो दो बुनियादी बातें मैं यहाँ करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए, जो सुने उसको समझ आ जाए। दो बड़ी, आप भी ज़राअत से वाबस्ता मियां साहब, दो बड़ी ज़रूरी बातें हैं। नंबर एक, आपकी ज़मीन बंजर हो रही है, बिल्कुल, और तेज़ी से हो रही है, इसका खुदा के लिए कुछ कर लें, वरना ये सारा इलाका बंजर हो जाना। सही। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुसलसल कम हो रही है, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल सोलर की वजह से ज़ाया हो रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है, और आपकी ज़मीन मुसलसल बंजर हो रही है, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। इसका आप यूँ इसको एनालाइज कर लें कि कुछ अर्सा पहले आप थोड़ी खाद डाल के, एक बोरी डीएपी डाल के, एक बोरी यूरिया डाल के फसल ले लेते थे, अब आप डबल खादें देते हैं, डबल मुदाखल इस्तेमाल करते हैं, ज़रई मुदाखल, और पैदावार पहले से कम हो रही है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ कि मेरी अपनी ज़मीन में फ़र्क आ गया, 150 मन मकई होती थी, अब 50-60 पे आ गई। ये ओवरऑल सारे इलाके का गंदम की आपकी एवरेज कम हो रही है, कपास तो वैसे ही ख़त्म हो गई, गन्ने की एवरेज कम हो रही है, बाकी फसलों की तिली की एवरेज कम हो रही है। यानी आपकी जो ज़रई ज़मीन है
वो बंजर होती जा रही है, उसकी ज़रख़ेज़ी मुसलसल कम हो रही है। उसके पीछे कई वजूहत हैं। बुनियादी वजह जो है पानी का बेतहाशा इस्तेमाल और खादों का बेतहाशा इस्तेमाल है। और अगर ये ऐसे ही जारी रहा 2-4 सालों में, 5 सालों में, अक्सर खेत आपको बंजर नज़र आएंगे। क्या पढ़े लिखे नौजवानों को किसान फार्मिंग की तरफ आना चाहिए? ये अज हद ज़रूरी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काश्तकारी में आए। 2-3 काम ना मैं समझता हूँ पढ़े लिखे नौजवानों के करने वाले। नंबर 1 काश्तकारी करें, नंबर 2 फार्मिंग करें। फार्मिंग देखें, सबर आजमा काम है फार्मिंग, लेकिन बहुत अच्छा काम है। इसमें इनकम शुरू में नहीं होगी जी, लेकिन ये ऐसा काम है जिसमें आप अल्लाह के पास चले जाते हैं, अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं। फार्मिंग करें। तीसरा, देहाती लेवल पे जो इनोवेटिव किस्म के बिजनेस है ना वो शुरू करें। सही। यानी आप जो किराए सफ़र इससे लोगों को बचाने के लिए वो जो कारोबार यहाँ शहरों में या बड़े शहरों में हो रहे हैं उनको नौजवान जो है वो खींच के देहाती लेवल पे ले जाएं। चल जाएंगे, अपना प्रॉफिट थोड़ा कर लें, थोड़े पे गुजारा कर लें, लेकिन ये चल जाएगा। करने वाले काम है। ज़राअत नौजवान का इंतज़ार कर रही है। अब जो बाबे हैं, पुराने लोग हैं, उनके बस का रोग नहीं है। अब नौजवानों का, मैं तो कहता हूँ, बल्कि अगर कोई नौजवान ज़राअत कर रहा हो ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये कर रहा है और मैं खड़ा होकर फिर देखता होता हूँ। और आपको पता ही है, मैं तो इस हवाले से, ज़राअत के हवाले से तो मेरी डेडिकेशन है कि मेरे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास अगर कोई तजर्बा है तो वो मुंतकिल कर दूँ। मैं तो जा के लोगों को बताता हूँ कि ये करो, ये करो, ये करो। और ये ज़रूरी है। ज़मीन खुदा के लिए अपनी ज़मीन बचा लें, वरना ये बंजर हो जानी है। और अपनी नस्लों को बचा लें, उनको इस काम पे लगाएं। ये बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। अगर तरीके से किया जाए, मैनेज करके किया जाए, तो इसमें बड़ी रोज़ी है अल्लाह ने रखी हुई। शायद साहब, एज ए किसान, वज़ीर आला पंजाब से कोई एक रिक्वेस्ट, एज ए किसान के तौर पर क्या रिक्वेस्ट करें? किसान के लिए हुकूमत पंजाब क्या करे? किसान के लिए गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है जो वो कुछ करेगी? एक काम गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है अगर वो कर लें तो, वो है रिसर्च। वो लेवल रिसर्च का वापस ले आएँ जो 80s में 90s में होता था, ख़ुसूसन 80s में, 90s में भी नीचे चला गया था। 84, 85, 86 इस 80s में रिसर्च अपने अरूज पे थी। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चाहती है कि उनकी ज़राअत बेहतर हो जाए तो खुदा के लिए रिसर्च पे पैसे लगा दें, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बना दें और जेन्युइन रिसर्चर लगा दें, कागजी रिसर्चर ना लगाएं। साहब, एज ए टीचर स्टूडेंट के वालिदैन के लिए कोई पैगाम? वालिदैन के लिए पैगाम ये है कि वो सोशल मीडिया से बचाएं अपने बच्चों को और अपने बच्चों के साथ रात जागा करें। सही। उनको पास बिठा के पढ़ाया करें। वो उनका सरमाया है, वो उनका मुस्तकबिल है, वो उनकी सबसे कीमती मता है। उसको बचाएं सोशल मीडिया से और उसके लिए वक्त निकालें, उनकी रहनुमाई करें, उनको प्यार दें, उनकी परवरिश करें, उनका ख्याल रखें, उनका जो है ना उनको बनाएं, संवारें। वो हीरे हैं, उनको तराशें। शायद साहब, एज ए मतलब उस्ताद, एज ए मास्टर, गवर्नमेंट टीचर्स, जो वज़ीर हैं राना सिकंदर साहब, उनसे कोई रिक्वेस्ट, अपील, उनको मशवरा? राना सिकंदर साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो प्राइवेटाइजेशन बंद कर दें। ये इदारे अवाम के हैं, इनको अवाम के लिए रहने दें, पैफ को ना दें। पैफ को चले गए तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। मियाँ चन्नू पॉडकास्ट देखने वालों के लिए पैगाम? मियाँ चन्नू पॉडकास्ट देखने वालों के लिए पैगाम ये है कि सोसाइटी जो है, मुआशरा जो है, ये मोहब्बत मांगता है। यानी जुड़ने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से। किसान भी हमारे हैं, तालिब इल्म भी हमारे हैं, उस्ताद भी हमारे हैं, कारोबार करने वाले भी हमारे हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे तो ज़्यादा बेहतर मुआशरा तश्कील पा जाएगा। ज़्यादा मोहब्बत से लोग रहेंगे। कोशिश करें इख्तलाफात पैदा ना हो, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी जाए, एक दूसरे की सपोर्ट करें। ये एक चेन है
किसान को निकाल दें तो चेन ख़त्म हो जाएगी, बिजनेसमैन को निकाल दें, जो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो भी अपने ही लोग हैं, अपने लोग। वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो भी आपकी खिदमत कर रहे हैं, किसान भी आपकी खिदमत कर रहा है, बाकी लोग भी, उस्ताद भी, वो सारे सारे जब मिल के कोशिश करेंगे बेहतरी की तो ज़्यादा अच्छे बेहतर नतायज आएंगे। मियाँ चन्नू पॉडकास्ट की टीम के लिए खुसूसी पैगाम? आपके लिए तो मोहब्बत है जी बड़ी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना लंबा लंबा सफ़र करते हैं रातों को, और खींच खींच के लोगों को लाते हैं और मौका देते हैं कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। तो आपके लिए तो ढेर सारी दुआएं हैं, अल्लाह बहुत आपको शुक्रिया बरकत दे और आपको खुश रखे और आपके सारे कामों में अल्लाह ताला बरकत डाल दे। बहुत शुक्रिया जी। आमीन, शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज हम मास्टर शाहिद महमूद साहब के पास थे। ये मैंने इनसे कोई तालीम तो हासिल नहीं की, लेकिन मैं इनके हर एक एक लफ्ज़ से सीखता हूँ, इसीलिए आज मैंने इनका पॉडकास्ट किया ताकि इनके मुफीद मशवरे, अच्छी बातें आपको सुना सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। हमारा यही शौक़ है कि हम हर फील्ड से लोग आपके लिए लेके आएँ जिनके जो आपको मुफीद मशवरे दे सकें। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए दूर दराज तक लोगों तक पहुंचते हैं, उनके पॉडकास्ट करते हैं, उनसे आपके जो सवाल पूछे गए हैं वो उनसे पूछते हैं और उसके जवाब हासिल करते हैं। तो आप हम ये किया करें कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और एक अच्छा सा कमेंट्स दे दिया करें। मियाँ मुज़म्मिल हमीद, राना मुजाहिद हुसैन, कैमरामैन माद अल्लाह के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।